बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जून पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका एक बढ़िया सा वायरल पेपर, और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न कराए जाएंगे जैसा कि आपके 24 फरवरी के हिंदी के पेपर में पूछा जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एकदम जो है वीडियो को पूरा वॉच करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इस क्लास में आपको ऐसे ऐसे प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपके डायरेक्टली जो है 24 फरवरी के पेपर में पूछे जाएंगे। तो खंड क में आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न, तो पहले का क दिया आपका हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। यानी कि आपका प्यारे बच्चों, जो हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है वो कितनी है? सन 1900 ईस्वी से सन 1920 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन है सन 1915 ईस्वी से सन 1935 ईस्वी तक। तीसरा है सन 1918 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। और चौथा है सन 1920 ईस्वी से सन 1939 ईस्वी तक। तो प्यारे बच्चों, आपका हिंदी गद्य साहित्य में जो शुक्ल युग की समय सीमा है आपका कितना है? सन 1918 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो दिया है प्यारे बच्चों आपका एकदम सही होगा। अब अगला यानी ख वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका कि निम्नलिखित में से कहानीकार और उसके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। यानी कि इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन से कहानीकार हैं जिनके लिखित कहानी का युग्म जो है गलत है? इंसा अल्लाह खान का जो है रानी केतकी कहानी, ये आपका सही है। दूसरा, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है आपका माधव राव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी आपका जो है माधव राव सप्रे द्वारा लिखा गया है। शिव प्रसाद सिंह जिंदगी और जोंकी, ये जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे तो दिया है डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। यानी कि डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा प्यारे बच्चों आपका लिखित निबंध संग्रह कौन सा है? कला और संस्कृति। दूसरा है साहित्य का श्रेय और प्रेय। तीसरा है विचार और वितर्क। चौथा तुलसीदास चंदन घिसे। तो प्यारे बच्चों, आपका डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा जो लिखित आपका निबंध संग्रह है कला और संस्कृति, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। अगला घ वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। यानी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा जो है प्यारे बच्चों आपका लिखित संस्मरण विधा की रचना कौन सी है? पहला वाला ऑप्शन दिया है भूले बिसरे चेहरे। दूसरा, क्षण बोले कण मुस्काए। तीसरा, धरती के फूल। और चौथा, दीप जले शंख बजे। तो प्यारे बच्चों, आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा जो लिखित संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे। और प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूरा एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि 24 फरवरी का आपका पेपर है, वहाँ जो है इसमें से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब बंगा वाला आपका प्रश्न है वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं। यानी कि आपका जो वैचारिकी शोध और बोध कृति है उसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तीसरा दिया आपका जैनेन्द्र कुमार। चौथा, हरिशंकर प्रसाद। तो प्यारे बच्चों, आपका वैचारिकी शोध और बोध कृति के जो रचनाकार हैं आपके प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपका एकदम सही होगा। अब पहले में आपके जो क्वेश्चन थे वो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से थे। अब दूसरे वाले जो आपके प्रश्न रहेंगे प्यारे बच्चों आपके हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से रहेंगे, और 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुविकल्प की आपका पूछा जाता है 5 हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो दूसरे का क दिया है आपका भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं? यानी कि प्यारे बच्चों, आपके भवानी प्रसाद मिश्र जो है निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं? आपका तार सप्तक में। दूसरा है दूसरा सप्तक में। तीसरा ऑप्शन है तीसरा सप्तक में। और चौथा है चौथा सप्तक में। तो प्यारे बच्चों, आपके जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित कवि हैं? तो आपके दूसरा सप्तक के, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपका एकदम सही होगा। अब ख वाला प्रश्न जो आपका दिया है कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? यानी कि प्यारे बच्चों, आपका कौन सा जो काव्य आंदोलन है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? पहला ऑप्शन है छायावाद। दूसरा में दिया है प्रगतिवाद। तीसरा प्रयोगवाद। और चौथा समकालीन कविता। तो प्यारे बच्चों, आपका कौन सा काव्य आंदोलन जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? आपका छायावाद। यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपका एकदम सही होगा। अब देखेंगे ग वाला प्रश्न, तो दिया है बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति से में संकलित है? यानी कि बीती विभावरी जागरी जो आपकी कविता है प्यारे बच्चों प्रसाद जी की किस कृति में आपका संकलित है? आपका स्कंदगुप्त में। दूसरा दिया है चंद्रगुप्त में। तीसरा लहर में। और चौथा आंसू में। तो प्यारे बच्चों, आपका जो है बीती विभावरी जागरी कविता वो प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है? तो आपका लहर में। यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे घ वाला, तो दिया है निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? यानी कि इन चारों में से कौन से ऐसे कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सुमेधानंद पंत को। दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर को। तीसरा, महादेवी वर्मा को। और चौथा, गजानन माधव मुक्तिबोध को। तो प्यारे बच्चों, आपका इनमें से जो है गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञे की काव्य कृति नहीं है? यानी इनमें से जो है आपकी अज्ञे की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो इंद्रधनुष जो है रोदे हुए आपका है।
ऐसा कोई घर आपने देखा, ये भी आगे की कला और बूढ़ा चौन जो है प्यारे बच्चों आपका सुमित्रानंद पंत का, यानी कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। अब तीसरा वाला जो प्रश्न आपका पूछा जाता है प्यारे बच्चों, आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है और इसमें दो आपको दिए रहते हैं आपके पेपर में, कोई एक करना रहता है। और ये जो हम आपको गद्यांश बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है और हर साल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जब भी प्यारे बच्चों आप गद्यांश को सॉल्व करिएगा, इसको 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पड़ेगा, ताकि आपको जो 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं 10 नंबर के, प्रत्येक जो होते हैं 2-2 नंबर के, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका डायरेक्टली आंसर आपको गद्यांश में मिल जाता है। हम जब भी आपको पेपर सॉल्व कराते हैं इसीलिए बोलते हैं आप गद्यांश या पद्यांश को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो जैसे आपका गद्यांश दिया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमने आपको पहले भी कहा था, जब भी आप गद्यांश या पद्यांश को सॉल्व करेंगे इसे 2 से 3 बार जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब देखेंगे, इसमें पहला प्रश्न दिया आपका, धरती जो है वसुंधरा क्यों कहलाती है, यानी जो है आपका प्यारे बच्चों धरती जो है उसको वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि धरती माता की कोख में जो है अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। यानी कि आपका जो है, इसीलिए हम आपको कह रहे थे 2 से 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर इसी में मिल जाएंगे। तो आपका पहली लाइन में जो दिया यही आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। अब दूसरा यानी ख वाला है, पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है। तो आप देखेंगे पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। यानी दूसरे प्रश्न का भी आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। और इसीलिए हमने आपको कहा था 2 से 3 बार अगर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप किसी भी गद्यांश का जो है क्वेश्चन आंसर कर देंगे। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब अगला प्रश्न आपका पूछा है प्यारे बच्चों, अगणित और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। यानी अगणित और अभ्युदय जो शब्द है प्यारे बच्चों, उनका आपको क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। तो अगणित का आपका उत्पत्ति हो जाएगा या वृद्धि, और अभ्युदय का आपका वृद्धि हो जाएगा। यानी अगणित का जो है आपका उत्पत्ति हो जाएगा और उत्पत्ति, और अगणित अभ्युदय का जो है वृद्धि या उन्नति हो जाएगा। अगला आपका है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपका पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और हमने पहचान वाले शब्द बताए थे आपको, धरती आए, अभ्युदय शब्द है, यही सब आपके पहचान करने वाले शब्द हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें। तो आपका पाठ का नाम जो है राष्ट्र का स्वरूप है, और इसके लेखक जो है आपके वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं। अगला है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आपके रेखांकित अंश है प्यारे बच्चों, इसकी जो है आपको व्याख्या करना है। तो आपका रेखांकित अंश किया क्या है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या हमने आपको बताया कैसे आप लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद लिखेंगे कवि माफ कीजिए, आपका लेखक कहता है कि पृथ्वी की गोद में, यानी पृथ्वी के देह में जो जन्म लेने वाली, यानी उसके ऊपर जो जन्म लेने वाले जड़ पत्थर, यानी जो पत्थर होते हैं, कुशल यानी कौशल शिल्पियों से संवारे जाने पर उनका अत्यंत सुंदरता जो है प्रतीक बन जाते हैं, यानी उनका जो है चिन्ह बन जाते हैं। यही जो हो जाएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। अब आपको ये वाला आता है तो इसको करिए, या फिर अथवा में भी आपको ऑप्शन मिलता है जैसे दिया है आपका। तो हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यतः पिंडे ततः ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर बुद्धि मन बुद्धि अत्यामुक्त उन अनेक इसराओं से प्रेरित पुरुष चतुष्फली, तो पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह अधूरी है। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्मक समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। एकात्म मानववाद के आधार पर ही हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। अब देखेंगे आपका जो है इसमें क्वेश्चन कैसे हैं, मानव के सुख के साधन क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसी में जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, यानी कि आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो इसका जो है आप लोग खुद से प्रयास करिएगा सभी क्वेश्चन करने का, और इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जैसे दूसरा है, जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास किस आधार पर करना चाहिए।
तीसरा है समष्टि तथा एषणा शब्दों का अर्थ लिखिए। घ वाला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए और अंगा वाला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो एक हम आपको बता रहे हैं, एक आपको खुद से प्रयास करना है, क्योंकि 2 से 3 दिन में आपका पेपर है। आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जो इसे होमवर्क के रूप में खुद से प्रयास करिएगा। अब अगला आपका है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न के लिखिए। जिस प्रकार आपका गद्यांश में 2 दिए रहते हैं, कोई एक करना रहता है, उसी प्रकार पद्यांश में भी 2 दिए रहते हैं, कोई एक करना रहता है। और आपके 10 नंबर के होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक 2-2 नंबर के। जैसे आपका दिया है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाल वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु की मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम पर यारो, नहीं भोगनी यह में कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हत्र नृत्य निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरी पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर दारो। अब प्यारे बच्चों, जब भी आप पद्यांश को भी सॉल्व करें, इसे 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इसमें भी जो क्वेश्चन रहते हैं उसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। अब जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया है आपका, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो ये जो आपका पाठ है, कौन सा पाठ है? प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक केकई का अनुताप है तथा इसके कवि का नाम जो है आपका मैथिली शरण गुप्त है। यानी इसके शीर्षक का नाम आपका केकई का अनुताप है और कवि का नाम जो है मैथिली शरण गुप्त है। अब दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो क्या है? बल हो तो सिन्नर बितु, यह हर नेत्र निहारो, और रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर दारो। यानी रेखांकित अंश जो है इसकी आपको व्याख्या करने के लिए दिया है। तो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कि उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। तो ये आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की प्यारे बच्चों व्याख्या। अब अगला है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया है। तो आपका ये जो पद्यांश आपका पूरा दिया है, इसमें कवि ने जो है श्लेष, यमक और रूपक एवं अनुप्रास यानी कि 4 अलंकार है। यानी कि श्लेष भी है, यमक भी है, रूपक भी है और अनुप्रास भी है। अगला है काम व्यतीत होने पर उर्मिला किससे प्रार्थना करती है। तो काम व्यतीत होने पर जो उर्मिला है प्यारे बच्चों किससे प्रार्थना करती है? तो आपका कामदेव से करती है। 5वां प्रश्न है, पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया। तो पद्यांश में जो है उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को जो है शिव के तीसरे नेत्र के समान बताया। यानी उर्मिला ने जो है प्रस्तुत पद्यांश में अपने सिंदूर बिंदु को जो है शिव के तीसरे नेत्र के समान बताया। अब वो वाला आता है तो आप उसको करिए, या फिर अथवा में भी आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे दिया है, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरून नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्रीति प्राप्ति की ओट मिले। अब प्यारे बच्चों, इसका जो है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा, यानी शीर्षक आपका मैंने आहुति बनकर देखा, और इसके जो कवि हैं आपके अज्ञ हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन है आपके उसको आप लोग खुद से प्रयास करिएगा। एक आप हम आपको बताते चल रहे हैं, एक आप खुद से प्रयास करिएगा। जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपका रेखांकित अंश है, उसके बाद दुर्धर और प्रांतर शब्द का अर्थ लिखिए। घ वाला है जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। और गंगा वाला है, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, इसका तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। अब इसे आप लोग जो है खुद से स्क्रीनशॉट मार के करिएगा। अब 5वें में जो प्रश्न आता है, क में आपका निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। और हमने आपको लेखक के जीवन परिचय में जो है डॉक्टर वासुदेव सागरवाल और आपका एपीजे अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 लोगों का अगर आपको याद है तो आपके लिए पर्याप्त है। इन तीनों लोगों का अगर आप लोगों में से किसी ने छोड़ा अगर किसी का भी, तो जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं तीनों लोगों का आपका जो है ज़्यादातर पूछता है। तो आप लोग जो है इन्हीं 3 लोगों का याद कर लीजिए। अगला आपका ख में है कवि का जीवन परिचय, और कवि में जो है आप लोग महादेवी वर्मा का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का और सुमित्रानंद पंत का अगर 3 लोगों का याद कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। बाकी इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी दिया है, जयशंकर प्रसाद का भी, लेकिन हमने महादेवी वर्मा का, अयोध्या सिंह उपाध्याय का और जो है आपका सुमित्रानंद पंत का, इन 3 लोगों का जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है भरपूर तैयारी हो जाएगा जीवन परिचय के लिए। 6वां प्रश्न है, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चित्र लिखिए, या फिर अथवा में पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जो है आप पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी और लाठी कहानी, तीनों कहानियों के अगर उद्देश्य आप याद कर लेते हैं, यानी सारांश जो होता है आप उसे अगर याद कर लेते हैं, तो आपका यहाँ से भी जो है प्यारे बच्चों 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इस कहानी को नहीं पढ़ा हो तो जाकर के बहादुर को भी पढ़ लें, पंचलाइट को भी पढ़ लें, और जो है आपका लाठी कहानी को, तीनों को जल्दी से तैयार कर लें।
अब सातवां प्रश्न जो है प्यारे बच्चों आपका खंड काव्य पर आधारित होता है, और खंड काव्य जो होता है आपका जिले अनुसार होता है और 5 नंबर का होता है। तो आप लोग जो है खंड काव्य को जरूर पढ़ लें, क्योंकि हर जिले का एक ही होता है। जैसे किसी जिले का रश्मि रथी है, कहीं का त्यागीपति है, कहीं का श्रवण कुमार है, और किसी जिले का मुक्ति यज्ञ है, और किसी जिले का जो है सत्य की जीत है, और किसी जिले का आलोक वृत्त। तो आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हो अपना खंड काव्य जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 2 से 3 दिन बचे हैं, अब ज़्यादा समय नहीं है। तो खंड काव्य को आप जल्दी जल्दी एकदम अच्छे से तैयार कर जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 नंबर का है। अब 8वां वाला जो है प्यारे बच्चों आपका क्या है कि जो संस्कृत खंड में दिया रहता है आपको निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संस्कृत का जो है गद्यांश दिया रहेगा और आपका उसका जो है हिंदी अनुवाद करना रहेगा संदर्भ के साथ, और इसमें जो है आपको 7 नंबर मिलते हैं, और ये भी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई एक जो है आपको करना रहता है, 2 दिए रहते हैं। जैसे पहला दिया है संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चितम, यानी ये वाला जो है इसका हम आपको बता देते हैं। एक आप लोग जो नीचे वाला इसके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसे खुद से प्रयास करिएगा, क्योंकि दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जब आप संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्वपूर्ण पाठ से उद्धृत है। यानी आपका जो प्रस्तुत गद्यांश है आपका हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्वपूर्ण पाठ से उद्धृत है। तो आपका इसका हो जाएगा संदर्भ। उसके बाद जब इसका आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, लिखेंगे संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय सुरती माधुर्य विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करती है वैसा कोई नहीं करता। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन से दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। तो यही जो होगा प्यारे बच्चों आपका इसकी हिंदी अनुवाद हो जाएगा। और अथवा वाला जो है आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, एक हम आपको बताते चल रहे हैं, एक आप लोग जो है खुद से करिएगा। अब अगला जो है प्यारे बच्चों आपका निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यानी कि जिस प्रकार आपको गद्यांश में 2 दिए रहते हैं कोई एक करना रहता है, और उसी प्रकार पद्यांश में जो है आपको 2 दिए रहते हैं कोई एक करना रहता है, और यहाँ पर भी आपके 7 नंबर के होते हैं। तो आपका जो है हम इसमें जो है अथवाल आपको बताते हैं, जैसे न चौराहे, न च राजहर, न भ्राति भाज्य, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है, और इस चैप्टर के हमने लगभग सभी गद्यांश जो है आपको बताए हैं। और ऊपर वाला जो है आप लोग खुद से खोज करके प्रयास करिएगा, अगर आपको नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में करिएगा, इसको भी हम आपको बता देंगे। जैसे ये दिया है इसका आप जो है संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के सुभाषी रत्नानी पाठ से उद्धृत है। यानी कि इसका संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के सुभाष रत्नानी पाठ से उद्धृत है। और आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, इसे न तो चोर चुरा सकता है न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न तो बोझ ही बनता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य संपदाओं की भांति विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है, यह धन खर्च किए जाने पर और भी बढ़ता है। तो ये जो है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो, माफ करिए रेखांकित अंश की व्याख्या बोल दी हमने, आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अब अगला जो है आपका निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी 9वां वाला 2 प्रश्न का जो है उत्तर देना रहता है, और आपको यहाँ से 4 नंबर मिलते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको संस्कृत के जो किताब में पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर हैं उनके सभी प्रश्न उत्तर याद कर जाइए, वहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर फंस जाएंगे। यानी 3 चैप्टर अगर आप याद कर लेते हैं। अब अगला यानी 10वां वाला प्रश्न है, 10वें का संयोग रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। ख वाला है रूपक अथवा निर्णय अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। फिर ग में है चौपाई अथवा हरिगीत का छंद की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। तो ये जो है तीनों प्यारे बच्चों रस छंद और अलंकार, इसका हमने एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपको बताया कि कौन कौन से आपको रस में पढ़ने हैं और कौन कौन से छंद में पढ़ने हैं और कौन कौन से अलंकार में पढ़ने हैं। यानी 6 नंबर का एक प्रॉपर वीडियो बना करके हमने आपको बताया है कौन कौन से आपको पढ़ने हैं पूरा उदाहरण के साथ। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें, ताकि आपका 6 नंबर वहाँ से फिक्स हो जाए। अगला 11वां आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और भविष्य निर्माण के विद्यार्थी जीवन का महत्व है। दहेज प्रथा एक अभिशाप, पर्यावरण और प्रदूषण भी आपका एक टॉपिक है। विज्ञान वरदान या अभिशाप भी है। ग्राम विकास में मनरेगा की भूमिका, देशाटन से लाभ। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो निबंध के टॉपिक है, और इससे पहले भी हमने इंपॉर्टेंट निबंध के टॉपिक बताए हैं, उन पर जो है आप लोग निबंध तैयार कर लीजिएगा। 12वें का कह दिया है आपका चयनम का संधि विच्छेद, यानी चयनम जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो चयनम का जो प्यारे बच्चों आपका संधि विच्छेद होगा चेधन अनम होगा, यानी स वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब अगला है आपका निश्चल का संधि विच्छेद है, यानी निश्चल जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें स वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही होगा, निस्धन छल हो जाएगा।
अगला तीसरा वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो अंतर्धन राष्ट्रीय हो जाएगा, यानी कि अ वाला ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। अब ख का पहला जो है निर्विघ्न में समास है, आपका पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा अव्ययी भाव और चौथा कर्मधारय। तो आपका निर्विघ्न में जो समास है प्यारे बच्चों आपका अव्ययी भाव समास है, यानी कि स वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला है दशानन में समास है, बहुब्रीहि समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा अव्ययी भाव। तो दशानन में जो प्यारे बच्चों का समास है बहुब्रीहि, यानी कि ऑल ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला ख का 13वें का क का पहला पूजित शब्द में प्रत्यय है, अ वाला है कत्वा, ब में त्वयत, स में कत और द में त। तो पूजित शब्द में जो आपका प्यारे बच्चों प्रत्यय है आपका कत है, कत है, यानी कि स वाला ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। दूसरा है बुद्धिमान में प्रत्यय है, यानी बुद्धिमान में जो है आपका प्रत्यय कौन सा है, तो बुद्धिमान में जो प्यारे बच्चों आपका प्रत्यय है मतूप है, यानी कि अ वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब अगला जो है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधी नियम लिखिए, यानी जो आपका रेखांकित शब्द हैं जैसे गृह प्रतिगच्छ, गृह जो है इसका जो है विभक्ति तथा इससे संबंधित आपको नियम लिखने रहेंगे, और यहाँ पर आपको विभक्ति के 1 नंबर मिलते हैं बताने के और संबंधित नियम के 1 नंबर मिलते हैं। और अंतिम और 14वां प्रश्न जो है अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन किया गया है। और पत्र पर भी हमने आपको बहुत सारे पेपर सॉल्व कराए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पत्र बताए, तो आप लोग उस पत्र को भी तैयार कर लें। और प्यारे बच्चों इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी आपके महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, और ऐसे ही आपको 2-3 दिन लगातार जो हिंदी के बढ़िया बढ़िया पेपर सॉल्व कराए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतर हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकें।